हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल रियल लाइफ स्टाइल, जिसमें कि मैं आपको CDP के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ाती हूँ मैं। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ 1 to 15 मैं आपको पढ़ा चुकी थी। अब मैं आज 16 से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन नीचे दिए गए हुए हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। पेपर जो लोग दे चुके हैं, जो देने वाले हैं, सभी को मैं बता दूं, जो दे चुके हैं उन्हें तो एक्सपीरियंस है, और जो देने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि ऑप्शन नीचे 4 दिए रहते हैं, और जो आपको करेक्ट लगता है आप सबको वो उसी को टिक करना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। दूसरा है लैंगिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तीसरा है लैंगिक पक्षपात को बढ़ाने के लिए। और चौथा है जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, लैंगिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ठीक है, फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा को वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन क्या है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसके ऑप्शन भी दिए गए हुए हैं, देखिए। ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। दूसरा है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तीसरा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। और चौथा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो इसका राइट आंसर होगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। दूसरा द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रिया। तीसरा सजीवात्मक चिंतन। और चौथा है सुरक्षित रखने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित रखने की योग्यता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? पहला तो है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, फिर है निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। दूसरा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तीसरा है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। चौथा है बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब ये होगा और ये होगा। ठीक है, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। फिर तीसरा समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। तीसरा बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों, चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? पहला मीडिया, विद्यालय, परिवार और आस पड़ोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 1 2 3 4। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी, तो मतलब चारों का कुल मिला के योगदान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? दूसरों की दशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने में प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शन 1 है अंतर्वैयक्तिक। दूसरा नैदानिक। तीसरा प्रकृतिवादी। चौथा अंतर्वैयक्तिक। तो इसका राइट आंसर है अंतर्वैयक्तिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। दूसरा है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। तीसरी है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। चौथा विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। दूसरा, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। चौथा, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है पहला हो जाएगा, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? पहला है मानव निर्देश और मूल्यांकन। दूसरा है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। तीसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। और चौथा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में व्यक्ति विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास में व्यक्ति विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। दूसरा, वंशीगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तीसरा है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। चौथा, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है, कभी कभी प्रयोग करना है, दूसरा प्रयोग नहीं करना चाहिए, तीसरा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, चौथा सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, और या फिर एक रूप निर्देश, और चौथा है मानकीकृत परीक्षण। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। इसका राइट आंसर है ये विशिष्ट शिक्षा योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूर्ण करने में धीमे हैं। दूसरा, अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च प्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। तीसरा, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। चौथा, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं पढ़ाने लिखने में कमी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 4, पठन अक्षमता वाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक विशेषता है? सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की, चौथा क्षतिग्रस्त बच्चों की। इसका राइट आंसर है पहला, सृजनात्मक बच्चों की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? पहला है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। दूसरा, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। चौथा, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज मैंने आपको ओनली 15 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, लेकिन जितने भी पढ़ाए हैं ये सब आपके लिए कितना यूज़फुल है। और ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहिए, क्योंकि जितना ही वीडियो आप देखेंगे उतना ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।